हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद एमएच। गाइस, आज के लेक्चर में हम फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 एमसीक्यूज सॉल्यूशन देखेंगे। गाइस, तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। गाइस, मैं पहले न्यूमेरिकल रीड कर लेता हूं, आप देखें। गाइस, उसका हम दो तरीके से सॉल्यूशन देखने वाले हैं। गाइस, क्वेश्चन है, टू वेक्टर लाई विद देयर टेल्स एट द सेम पॉइंट व्हेन द एंगल बिटवीन देम इज इंक्रीज्ड बाय 20 डिग्री। द स्केलर प्रोडक्ट हैज द सेम मैग्नीट्यूड बट चेंज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। द ओरिजिनल एंगल बिटवीन देम वाज। ठीक है गाइस, ये था पहला क्वेश्चन। उसका जो मैं गिवन डेटा है इधर लिख रहा हूँ। गाइस, ये देखें कि हमारे पास दो वेक्टर है, एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है। लेट्स से जब हम इनका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, स्केलर प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, तो हम इस तरह लिखते हैं कॉज ऑफ थीटा लिखते हैं गाइस। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि ये थीटा जो है ये हम 20 डिग्री से ज़्यादा करें, मतलब 20 डिग्री इसमें ऐड किया जाए, तो तब जो प्रोडक्ट रहता है वो पॉजिटिव नहीं आता बल्कि क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। तो ऐसी सूरत में आप ये थीटा मालूम करें कि इन दो वेक्टर के दरमियान जो पहला ओरिजिनल एंगल था थीटा, वो कितना होगा। तो गाइज, इसी गिवन कंडीशन को यूज़ करते हैं कि ए डॉट बी इज़ इक्वल टू ए बी, और अब होगा कॉज थीटा प्लस 20 डिग्री, क्योंकि एंगल 20 से ज़्यादा हो गया। जब एंगल 20 से ज़्यादा हो जाएगा इस, तो तब प्रोडक्ट क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। तो हमने थीटा अब क्या करना है गाइज, मालूम करना है। ठीक है गाइज, इसको मैं कह रहा हूँ इक्वेशन नंबर 2, बल्कि इसको मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ गाइज थोड़ा सा। तो देखें, माइनस ए बी, यहाँ पर एक फार्मूला लग रहा है गाइज, काज अल्फ़ा प्लस बीटा। काज अल्फ़ा प्लस बीटा किस चीज़ के बराबर होता है गाइज, वो बराबर होता है काज अल्फ़ा यानी कि काज थीटा इंटू काज बीटा कास 20 डिग्री, और फिर इधर प्लस है तो इधर माइनस होगा साइन अल्फ़ा और साइन बीटा यानी कि 20 डिग्री। ठीक है, ये एक फार्मूला यहाँ पर लग रहा है मैथमेटिकली। अगर इस क्वेश्चन का हम सोल्यूशन देखना चाहें तो इस तरह उसको हम सॉल्व कर सकते हैं गाइस। ठीक है, यहाँ से आगे जो स्टेप होगा उसमें मैं इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। ये ए बी इसमें कांस्टेंट है, और माइनस को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो ये प्लस में हो जाएगा, और ये किस चीज़ में हो जाएगा गाइस, माइनस में हो जाएगा। तो हो जाएगा कुछ यूँ कि साइन थीटा का साइन थीटा साइन 20 डिग्री, ये प्लस में हो गया गाइज, और ये वाला हो गया माइनस में, कॉज थीटा कॉज 20 डिग्री। ठीक है गाइज। अच्छा, यहाँ से हमारे पास आ रहा है गाइज लेफ्ट हैंड साइड से ए डॉट बी। ठीक है गाइज, अब ए डॉट बी हमारे पास बराबर है ए बी कॉज ऑफ थीटा, तो इसकी जगह मैं ए बी कॉज ऑफ थीटा लिख सकता हूँ। तो नेक्स्ट जो स्टेप होगा वो होगा गाइज ए बी कॉज ऑफ थीटा, यानी कि ए डॉट बी की जगह ए बी कॉज ऑफ थीटा गया, इज इक्वल टू ए बी इंटू साइन थीटा साइन 20 डिग्री माइनस कॉज थीटा और कॉज 20 डिग्री किया गया गाइस। ठीक है, ए बी के साथ ख़त्म हो गया गाइस, यहाँ पर रह गया सिर्फ कॉज ऑफ थीटा, तो कॉज थीटा, और ये वाला जो है माइनस में है, इस साइड आके प्लस में हो जाएगा गाइज, ये हो जाएगा कॉज ऑफ थीटा और कॉज ऑफ 20 डिग्री। इस साइड क्या रह गया गाइज, इस साइड एक ही चीज़ रह गया, वो है साइन थीटा और साइन 20 डिग्री। ठीक है, ये याद रहे कि हमें थीटा मालूम करना है। तो अब क्या करेंगे गाइज, थीटा को यहाँ से कॉस थीटा को कॉमन ले लेते हैं। जब कॉस थीटा को यहाँ से कॉमन लिया जाए तो इधर रह जाता है 1, इधर रह जाता है कॉस थीटा कॉमन गया, कॉस 20 डिग्री रह गया। ठीक है, इज इक्वल टू साइन थीटा और साइन 20 डिग्री अपनी जगह पर आ गया गाइज। ठीक है, अब क्या करेंगे गाइज, कॉस 20 डिग्री को मालूम किया जाए साइंटिफिक कैलकुलेटर से, तो ये आपको देगा 0.93। 0.93 को आप प्लस करें 1 के साथ तो 1.93 आ जाएगा गाइज। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कॉस थीटा इंटू 1.93 इज इक्वल टू साइन थीटा साइन 20 डिग्री, ये अपनी जगह पर आ गया गाइज। ठीक है, अच्छा, मुझे थीटा मालूम करना है, तो यहाँ पर ये जो कॉस थीटा है उसको उठाकर मैं राइट हैंड साइड पे लेकर आ रहा हूँ, तो दोनों अतराफ इस इक्वेशन को कॉस थीटा से मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से कॉस थीटा खत्म हो गया गाइज, यहाँ से आ गया साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा, जो कि कितने के बराबर होता है गाइज, टेन थीटा के। ठीक है, टेन थीटा के बराबर, और साथ में आ रहा है साइन 20 डिग्री अपनी जगह पर। इस साइड हमारे पास क्या रह गया गाइज, इस साइड रह गया 1.93 सिर्फ रह गया। ठीक है गाइज, अब यहाँ से मैं साइन 20 के ऊपर इसको डिवाइड कर रहा हूँ, यहाँ से भी डिवाइड करना पड़ेगा गाइज साइन 20 डिग्री, यहाँ से ख़त्म हो जाएगा गाइज। हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा टेन थीटा इज इक्वल टू 1.93 डिवाइड बाई साइन ऑफ थीटा। तो हमें मिल गया गाइज टेन थीटा इज इक्वल टू 1.93 डिवाइड बाई साइन 20 डिग्री। साइन 20 डिग्री को अगर मैं मालूम करूँ गाइज, तो ये आता है साइंटिफिक कैलकुलेटर से 0.34। ठीक है, अब अगर इसको मैं इसके ऊपर डिवाइड करूँ गाइज, तो ये मुझे मिलता है टेन थीटा इज इक्वल टू 5.68 ये मिलता है गाइज। ठीक है, मुझे थीटा मालूम करना है गाइज, तो थीटा 10 इनवर्स लेना होगा, तो थीटा आ जाएगा 10 इनवर्स ऑफ 5
5.68, ठीक है। 10 इनवर्स ऑफ 5.68 आप मालूम करें गाइज, तो ये आपको मिल जाएगा अप्रोक्सीमेटली 80 डिग्री। तो थीटा हमारे पास आ गया गाइज 80 डिग्री, ठीक है। यानी कि वो जो दो वेक्टर थे जो ये कंडीशन फॉलो कर रहे थे, फुलफिल कर रहे थे, सेटिस्फाई कर रहे थे, उन दो वेक्टर्स के दरमियान जो पहला ओरिजिनल एंगल था गाइज वो कितना था, 80 डिग्री का था, और वो हम मैथमेटिकली मालूम कर चुके हैं गाइज, ठीक है। अब इसका एक लॉजिकली आंसर भी है गाइज इस मैथमेटिकली वर्क के बगैर, और वो है बहुत आसान, उसको देखते हैं गाइज, ठीक है। ये आप देखें, ये हमारे पास है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। यहाँ पर आप देखें गाइज, ये हमारे पास वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। यहाँ पर हम लिखते हैं ऑल स्टूडेंट हैव टी कप्स, इस तरह लिखते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पर जितने भी ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं वो सब के सब क्या होते हैं गाइज, पॉजिटिव। यहाँ पर क्या होते हैं, साइन और इसका रिसिप्रोकल पॉजिटिव, यहाँ पर 10 और उसका रिसिप्रोकल, यहाँ पर कॉस और इसका रिसिप्रोकल पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, ठीक है। तो अब गिवन ऑप्शन में आप अगर देखें, इस पहले एमसीक्यूज के गिवन ऑप्शन में 4 ऑप्शन गिवन है। एक में है 0 डिग्री, एक में है 60 डिग्री, एक में है 70 डिग्री और एक में है 80 डिग्री, और इसमें करेक्ट ऑप्शन 80 डिग्री है, उसको हमने मैथमेटिकली देख लिया गाइस, ठीक है। अब देखें, मैं अगर 0 डिग्री को ले लूँ तो 0 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में अकर करता है, ठीक है, और a डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉज ऑफ थीटा है, तो कॉज अगर मैं 0 भी लूँ तो 1 आता है, यानी कि इस डॉट प्रोडक्ट के जो साइन है वो चेंज नहीं होगा, वो वही आएगा, पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। अगर मैं 60 डिग्री ले लूँ, 60 डिग्री जो होता है वो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में अकर करता है, कॉस 60 भी पॉजिटिव आएगा। से अगर 60 डिग्री के साथ मैं 20 को प्लस करूँ तो 80 आ जाएगा, 80 भी फर्स्ट क्वाड्रेंट पे अकर करता है, और वो तब भी प्रोडक्ट का साइन चेंज नहीं करेगा और वही आएगा। इसी तरह गाइज अगर मैं 70 को ले लूँ, क्या ले लूँ, 70 को, 70 भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में अकर करता है और कॉस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तब भी साइन हमारे पास क्या आएगा, डॉट प्रोडक्ट का पॉजिटिव आएगा। इसी तरह मैं अगर 70 के साथ 20 को प्लस कर दूँ तो 90 आ जाता है, कॉस 90 जो होता है वो 0 होता है, अलबत्ता इसका मैग्नीट्यूड कॉस 90 के ऊपर 0 हो जाएगा लेकिन नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ गाइस कि अगर हम 80 डिग्री को ले लें, 80 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में अकर करेगा, ठीक है, यानी कि ए डॉट बी हमारे पास पॉजिटिव मिल जाएगा, लेकिन इस 80 को अगर हम 20 से बढ़ाएं तो 100 हो जाएगा, और 100 आपको पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट से आगे निकल जाएगा 100 डिग्री, ठीक है। जब वो सेकंड क्वाड्रेंट में एंटर हो जाएगा, ठीक है, वो जो हमारा एंगल होता है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में तो सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, बाकी तमाम के तमाम नेगेटिव होते हैं, ठीक है। यानी कि ओरिजिनल एंगल 80 है, अगर उसके साथ हम 20 को बढ़ा दें, 20 प्लस कर दें, ठीक है, तो हमारे प्रोडक्ट का साइन जो है वो नेगेटिव हो जाता है। लिहाजा उनके दरमियान जो ओरिजिनल एंगल है वेक्टर ए और वेक्टर बी के दरमियान वो है 80 डिग्री गाइस, ठीक है। और इसका हमने मैथमेटिकली प्रूफ भी देख लिया और लॉजिकली भी देख लिया। अब बढ़ते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ कि वो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 है गाइस, द मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर ऑफ अनइक्वल मैग्नीट्यूड रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ जीरो रिजल्टेंट। देखें गाइस, कितने मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर हो कि वो ऐड हो जाए और आपको रिजल्टेंट वेक्टर जीरो मिल जाए, ठीक है। तो ये कोप्लेनर वेक्टर जो होते हैं ना गाइस, जो एक प्लेन में लाई कर रहे हो, ऐसे वेक्टर मिनिमम कितने हो कि आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर आ जाए, तो 3 ऐसे वेक्टर हैं गाइस। कितने? 3 ऐसे वेक्टर। 3 वेक्टर्स ऑफ डिफरेंट मैग्नीट्यूड को अगर आप एक ही प्लेन में ऐड करें तो आपको आंसर रिजल्टेंट जो है वो जीरो मिल सकता है। किस तरह गाइस, ये हमारे पास एक वेक्टर ऐसा है, ठीक है, और इसका दूसरा वेक्टर डिफरेंट मैग्नीट्यूड का ऐसा है, और तीसरा वेक्टर अगर हम इस तरह हेड टू टेल रूल से ऐड करें तो हमें रिजल्टेंट वेक्टर क्या मिल जाता है गाइज, रिजल्टेंट वेक्टर जो हमें मिल जाता है वो नल वेक्टर मिल जाता है। यानी कि मिनिमम इसके लिए कितने वेक्टर्स होने चाहिए गाइज, 3 वेक्टर होने चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं गाइज और देखते हैं कि उसमें वो क्या पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, इफ द रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर्स ईच ऑफ मैग्नीट्यूड ए इज आल्सो अ मैग्नीट्यूड ऑफ ए, देन द एंगल बिटवीन 2 वेक्टर विल बी। गाइज वही गिवन डेटा मैंने इधर लिखा हुआ है गाइज, और वो कह रहा है अगर आपके पास एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, इनको आप ऐड करें, आपके पास एक रिजल्टेंट वेक्टर आर आ जाता है, ठीक है। लेकिन ये जो रिजल्टेंट वेक्टर आर है, इसका मैग्नीट्यूड वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड के बराबर है। तो ऐसी सूरत में ये जो वेक्टर ए और वेक्टर बी, इनके दरमियान एंगल क्या होगा ये आप मालूम करेंगे, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पर ड्रा कर रहा हूँ गाइज, आप देखें, ये फॉर एग्जांपल हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। यहाँ पर एक वेक्टर मैं ले रहा हूँ गाइज, ये वाला वेक्टर जो है, ये मैं वेक्टर ए ले रहा हूँ जो एक्ट कर रहा है अलोंग द एक्स एक्सिस गाइज, ठीक है। ये आ गया मेरा वेक्टर ए। अब वेक्टर बी जो है वो इसके साथ कितना एंगल बना रहा है वो हमें नहीं पता, वो हमें मालूम करना है गाइज, ठीक है। लेकिन ये बात याद रहे कि जब इसके साथ वेक्टर बी ऐड हो जाता है, ठीक है, ऐड हो जाता है तो हमें एक रिजल्टेंट वेक्टर आर मिलता है, और ये रिजल्टेंट वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड के बराबर है, ठीक है गाइज। ये गिवन कंडीशन में है, तो हमें क्या मालूम करना है गाइज, थीटा मालूम करना है, ठीक है गाइज। और यहाँ पर एजम्पशन हमने क्या लिया हुआ है गाइज, एजम्पशन ये लिया हुआ है कि ये जो पहला वेक्टर है ये अलोंग द एक्स एक्सिस अकर कर रहा है। ऐसी सूरत में अगर हम रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखें तो उसके लिए हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है कि रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम इस तरह लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट रिजल्टेंट वेक्टर का
एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस रिजल्टेंट वेक्टर के वाई कंपोनेंट का स्क्वायर, इसको मैं कॉल कर रहा हूँ इक्वेशन नंबर 1। ठीक है गाइज, अब अगर रिजल्टेंट वेक्टर ऐसा है कि वो दो वेक्टर्स के एडिशन से आपको मिल गया है, तो रिजल्टेंट वेक्टर का एक्स कंपोनेंट आप इस तरह लिख सकते हैं गाइज, पहले वेक्टर का एक्स कंपोनेंट प्लस दूसरे वेक्टर का एक्स कंपोनेंट, इस तरह लिख सकते हैं। और इसी तरह रिजल्टेंट वेक्टर का वाई कंपोनेंट आप किस तरह लिख सकते हैं गाइज, पहले वेक्टर का वाई कंपोनेंट प्लस दूसरे वेक्टर का वाई कंपोनेंट, आप इस तरह लिख सकते हैं गाइज। ये हम पढ़ चुके हैं डिटेल से गाइज। और इसी तरह आप वेक्टर ए का एक्स कंपोनेंट किस तरह लिख सकते हैं गाइज, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू कॉज ऑफ थीटा, जो वो वेक्टर ए पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है, और वो हमने लिया हुआ है वेक्टर ए अलोंग द एक्स एक्सिस, जो वो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहे हैं, उसको हम थीटा 1 कह देते हैं गाइस। ठीक है, ये आ जाएगा। और इसी तरह यहाँ से वेक्टर बी का एक्स कंपोनेंट आप किस तरह लिख सकते हैं, यानी कि उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू कॉज ऑफ थीटा, और वो थीटा जो वेक्टर बी एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है, यानी कि एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है का मतलब ये है कि एक्स एक्सिस के ऊपर हमने वेक्टर ए लिया हुआ है, यानी कि ये जो बी वेक्टर होगा इसका एंगल वेक्टर बी का वेक्टर ए के साथ होगा, इस तरह हम लिख सकते हैं। क्योंकि हम तो ये कंसेप्ट पढ़ के आए हैं कि थीटा वो कंसीडर करेंगे जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बनेगा, और पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर हमने वेक्टर ए लिया हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये जो थीटा ए बी है, इसका मतलब ये है कि ये वेक्टर बी वेक्टर ए के साथ बना रहा है ये एंगल, क्योंकि वेक्टर ए कहाँ पर लाई कर रहे हैं, एक्स एक्सिस पर। यहाँ पर इस तरह हम लिख सकते हैं गाइज कि ए वाई, किसी वेक्टर का वाई कंपोनेंट आप उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू साइन ऑफ थीटा, जो वो एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है, और एक्स एक्सिस के साथ ए बना रहा है थीटा 1। इसी तरह वेक्टर बी का वाई कंपोनेंट आप किस तरह लिख सकते हैं, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू साइन ऑफ थीटा, जो वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बना रहे हैं गाइज। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ आई होगी। यहाँ से आगे देखें गाइज, मैं यहाँ पर ए एक्स प्लस बी एक्स, यानी कि आर एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स इज इक्वल टू ए, अपनी जगह पर cos थीटा 1 हमने यहाँ पर कंसीडर एजम्पशन लिया हुआ है गाइज कि थीटा 1 क्या है, 0 डिग्री, और cos 0 डिग्री कितने के बराबर होता है गाइज, 1 के बराबर होता है। तो यहाँ से हमारे पास ए आ जाएगा प्लस cos थीटा ए बी का हमें पता ही नहीं है कि वेक्टर बी पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहे हैं, वही हमें मालूम करना है। तो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, cos थीटा और वो एंगल जो वेक्टर बी ए के साथ बनाता है, ये लिख लिया गाइज। इसी तरह मैं अगर वेक्टर आर का वाई कंपोनेंट लिखूं तो ए वाई प्लस बी वाई इम्प्लाइज करता है गाइज थीटा 1 कितना है, थीटा 1 तो 0 है, और साइन 0 कितने के बराबर होते हैं, 0 के बराबर, तो ये टर्म 0 हो जाएगा गाइज। और इसी तरह यहाँ से हमारे पास आ जाएगा बी साइन थीटा ए बी। ठीक है गाइज, तो हमें आर वाई कंपोनेंट भी मिल गया, आर एक्स कंपोनेंट भी मिल गया, कंपोनेंट मिल गए, तो इस क्वेश्चन इस इक्वेशन में अपपुट करते हैं गाइज। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज करेगा गाइज कि ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड हमारे पास आएगा अंडर द रूट आर एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर, और आर एक्स हमारे पास क्या आया है, वो ए प्लस बी कॉस थीटा। अब मैं इसको ए बी नहीं कह रहा गाइस, ठीक है, ए बी ज़रा लिखना मुश्किल हो जाएगा, इसको मैं जस्ट थीटा कह रहा हूँ। ठीक है गाइस, अच्छा ए बी ये तो आर एक्स कंपोनेंट है, और इक्वेशन नंबर 1 में आर एक्स के ऊपर स्क्वायर है, तो इसके ऊपर स्क्वायर आ गया, प्लस ये आ गया गाइस। ठीक है, इसको मैं ज़रा इधर तक कर लेता हूँ। आगे है आर वाई कंपोनेंट, आर वाई कंपोनेंट हमारे पास सिर्फ मुश्तमिल है बी साइन और थीटा ए बी, और उसको मैंने कहा जस्ट क्या जी, थीटा कहा, और इसके ऊपर स्क्वायर आ गया गाइस। ठीक है, अब यहाँ पर ये फार्मूला है, इसको एक्सपेंड करना होगा गाइस, तो इसको एक्सपेंड कर लेते हैं गाइस। तो देखें आप, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी और कॉस थीटा आ जाएगा। ये फार्मूला ओपन हो गया गाइस। ठीक है, प्लस बी स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है गाइस, और ये स्क्वायर रूट जो है इस तरह लिखना मुश्किल है, तो मैं इसको इस तरह लिखता हूँ 1/2। ठीक है, और ये हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ आर हमारे पास आ रहा है इस तरह गाइस। ठीक है, अब क्या करेंगे गाइस, अब देखें यहाँ पर बी स्क्वायर है, यहाँ पर बी स्क्वायर है, तो इस नेक्स्ट स्टेप में मैं बी स्क्वायर को यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ से भी बी स्क्वायर चला गया, यहाँ से रह गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा रह जाएगा गाइस। ठीक है, अच्छा यहाँ पर रह गया प्लस 2ab और कॉज ऑफ थीटा, और इसके ऊपर क्या है गाइस, 1/2 है गाइस। ठीक है, यहाँ तक तो हमें समझ में आ गई बात। यहाँ से आगे देखें गाइस, आप मैट्रिक में एक फार्मूला पढ़ चुके हैं गाइस, और वो है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो उस फार्मूले को यहाँ पर पुट कर लेते हैं, तो हमें मिल जाएगा गाइस मैग्नीट्यूड ऑफ आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर, और इसकी जगह क्या आ जाएगा गाइज 1 आ जाएगा, ठीक है, प्लस 2a ये आ जाएगा, b ये आ जाएगा, और cos थीटा अपनी जगह पर आ जाएगा, और इसकी जगह मैंने 1 लगा दिया, 1 बी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो गया, बी स्क्वायर ये आ गया, और इसके ऊपर क्या है गाइज 1/2 है गाइज, ठीक है, और r, ठीक है। याद रहे कि हमने करना क्या है गाइज, हमें थीटा मालूम करना है। थीटा को मालूम करने के लिए अब ये जो थीटा के साथ जितने भी टर्म्स लगे हुए हैं इनको ख़त्म करना होगा, लेकिन ऐसे ख़त्म नहीं कर सकते, ठीक है, मैथमेटिक्स के रूल्स को फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं 1/2 को ख़त्म करना चाहता हूँ। 1/2 क्या है, स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट को हम कैसे ख़त्म करते हैं, दोनों अतराफ स्क्वायर ले लेंगे। तो जब मैं इस इक्वेशन के दोनों अतराफ स्क्वायर ले लूँगा तो यहाँ से ये तो r है तो ये r स्क्वायर हो जाएगा गाइस, ठीक है, इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और क्या आ जाएगा गाइस cos थीटा, और यहाँ पर मैंने स्क्वायर ले लिया, वो स्क्वायर 1/2 के साथ खत्म हो गया गाइस, ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। अब गिवन कंडीशन में अब देखें गाइस, गिवन कंडीशन में क्या गिवन है, गिवन कंडीशन में गिवन है गाइस कि ये जो मैग्नीट्यूड ऑफ ए है मैग्नीट्यूड ऑफ बी के बराबर है, और ये दोनों आर के बराबर है, ठीक है, यानी कि इस इक्वेशन में ये जो फाइनल में हमारे पास ये इक्वेशन आया हुआ है जहाँ पर आपको आर नजर आ रहा है, ए और बी नजर आए, इन सब की जगह आप एक वेक्टर को लिख सकते हो, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड है और सबका मैग्नीट्यूड बराबर है, तो लिहाजा हम आर की जगह क्या लिखेंगे गाइस, ए, और ए की जगह भी ए और बी की जगह भी ए लिख लेते हैं गाइस, ठीक है, और इस तरह हम कर सकते हैं क्योंकि गिवन कंडीशन में है। तो आर का स्क्वायर यानी कि ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर अपनी जगह पर, और प्लस बी का स्क्वायर यानी कि ए का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि बी की जगह मैं ए पुट कर लेता हूँ, प्लस 2a अपनी जगह पर और बी की जगह ए आ जाएगा गाइस, और साथ में क्या है cos ऑफ थीटा है, ये अपनी जगह पर आ गया गाइस, ठीक है। यहाँ से आगे कैसे होगा गाइस, यहाँ से आगे होगा जस्ट जो कुछ हो रहा है वही करेंगे कि ए के साथ जमा हो रहा है तो हमें 2a स्क्वायर मिल रहा है गाइस, ठीक है, प्लस ए के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2a स्क्वायर मिल जाएगा, और cos ऑफ थीटा मिल जाएगा गाइस, ठीक है। अब यहाँ से आगे क्या करेंगे गाइस, देखें ए स्क्वायर अपनी जगह पर आ गया इज इक्वल टू, दोनों में आपको एक चीज़ का बना रहा है नजर, देखें गाइस 2a स्क्वायर यहाँ से चला गया 1 रह गया, प्लस कॉज ऑफ थीटा ये अपनी जगह पर आ गया गाइस, ठीक है। यहाँ से आगे देखें गाइस मुझे 2a को ख़त्म करना है 2a स्क्वायर को, क्योंकि मुझे थीटा चाहिए, थीटा के साथ जितने भी चीज़ें हैं उनको ख़त्म करना होगा, तो 2a स्क्वायर को यहाँ से भी डिवाइड किया, वहाँ से भी डिवाइड किया, 2a स्क्वायर का खाता खत्म हो गया, ये यहाँ से खत्म हो गया, a स्क्वायर यहाँ से खत्म हो गया गाइस, हमें मिल गया 1/2 इज इक्वल टू क्या मिल गया गाइस, 1 प्लस cos ऑफ थीटा मिल गया गाइस, ठीक है। अब थीटा के साथ सिर्फ cos रह गया, 1 रह गया, तो पहले 1 का इलाज कर लेते हैं गाइस कि 1 के साथ क्या करें, 1 को लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 1/2 - 1 इज इक्वल टू cos ऑफ थीटा गाइस, ठीक है, ये आ जाएगा। अब आपको एलसीएम लेना आता होगा गाइस, ठीक है, तो इसका एलसीएम आ गया 2, यहाँ से आ जाएगा 1, यहाँ से आ जाएगा -2 इज इक्वल टू cos ऑफ थीटा आ गया गाइस, ठीक है। अब इसको देखें गाइस, यहाँ से हमें मिल जाएगा cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू -1/2। अब सिर्फ थीटा के साथ क्या रह गया गाइस, cos रह गया है, और cos को खत्म करने के लिए cos इनवर्स दोनों साइड लेना पड़ेगा गाइस, ठीक है। तो हम क्या कर लेते हैं, cos इनवर्स ले लेते हैं, तो यहाँ से हमें सिर्फ थीटा मिल जाएगा, और इस साइड मिल जाएगा cos इनवर्स ऑफ -1/2, और जब आप साइंटिफिक कैलकुलेटर से cos इनवर्स ऑफ -1/2 पुट करेंगे तो आपको कैलकुलेटर एक ही वैल्यू देगा, यानी कि थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री आपको देगा गाइस, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ इस कंडीशन के साथ साथ, इस कौन से कंडीशन के साथ साथ, अगर 3 वेक्टर है, एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है और एक वेक्टर आर है, ठीक है, और ये आर ऐसा है कि इन दो वेक्टर्स का क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर है, लेकिन उसमें एक खूबी ये पाई जाती है कि तीनों का जो मैग्नीट्यूड है वो आपस में बराबर है, तो पहले दो वेक्टर के दरमियान एंगल कितना होगा गाइज, वो 120 डिग्री होगा, और वो हम मैथमेटिकली प्रूव कर चुके हैं गाइज। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि उसमें वो क्या पूछ रहा है गाइज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, अगर आपके पास एक वेक्टर है 2i + j + 2k, तो इसका मैग्नीट्यूड मालूम करें गाइज, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है गाइज, ठीक है। देखें वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड हम किस तरह मालूम करते हैं गाइज, हम उसको लिखते हैं स्क्वायर रूट और उसके नीचे उस वेक्टर का x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस z कंपोनेंट का स्क्वायर। देखिए गाइस x कंपोनेंट क्या है 2i यानी कि 2 का स्क्वायर, ठीक है, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, प्लस y कंपोनेंट यानी कि जो यूनिट वेक्टर है अलोंग द y एक्सिस, उसमें कितना आगे जाना है, कितना यूनिट 1 यूनिट, यानी कि कोफिशिएंट इसका क्या है 1 है, प्लस अलोंग द z एक्सिस वो कितना है गाइस 2, और 2 का स्क्वायर क्या होता है गाइस 4 होता है, तो यहाँ से मिल जाएगा हमें स्क्वायर रूट ऑफ 9, और स्क्वायर रूट ऑफ 9 क्या होता है गाइस 3, यानी कि ये हमें क्या मिला, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 3 मिला गाइस, ठीक है। तो ये है हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड करते हैं गाइस और देखते हैं वो उसमें क्या पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, अगर एक वेक्टर है आपके पास और उसका x कंपोनेंट है 3 न्यूटन और उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 5 न्यूटन, तो आप Fy मालूम करेंगे इस, ठीक है। देखें x कंपोनेंट y कंपोनेंट के बारे में वो पूछ रहा है, बात कर रहा है, और f का मैग्नीट्यूड गिवन है। f का मैग्नीट्यूड हम ऊपर वाले फार्मूले में लिख चुके हैं, किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम इस फार्मूले से लिख सकते हैं गाइज, ठीक है। f x का स्क्वायर प्लस f
वाई का स्क्वायर, इस तरह हम लिख सकते हैं गाइज। अब हम क्या करेंगे, हमें एफ वाई चाहिए, एफ वाई चाहिए, एफ वाई के साथ तो एफ एक्स है और इन दोनों के ऊपर स्क्वायर है, तो सबसे पहले स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट को सबसे पहले क्या करेंगे गाइज, खत्म करेंगे। और उसको खत्म करने के लिए मैथमेटिक्स में हम क्या करते हैं, दोनों अतराफ स्क्वायर रूट ले लेते हैं, स्क्वायर ले लेते हैं गाइज, ठीक है। तो हमें यहाँ से मिल जाएगा एफ स्क्वायर इज इक्वल टू एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर, ये मिल गया गाइस, ठीक है। यानी कि इसके ऊपर जो स्क्वायर रूट था वो खत्म हो गया, किससे खत्म हो गया, स्क्वायर लेने से खत्म हो गया। अब हमें एफ वाई चाहिए गाइस, क्या चाहिए, एफ वाई, यानी कि एफ एक्स को इस साइड शिफ्ट कर लेते हैं गाइस। तो यहाँ से हो जाएगा एफ स्क्वायर माइनस एफ एक्स स्क्वायर, इस साइड क्या रह गया गाइस, इस साइड सिर्फ रह गया एफ वाई स्क्वायर रह गया गाइस, ठीक है। अब क्या कर लेते हैं गाइस, हमें एफ वाई स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें एफ वाई चाहिए, तो यहाँ से भी रूट ले लेते हैं और यहाँ से भी रूट ले लेते हैं। मैथमेटिक्स में आप ये बात याद रखें, जो ऑपरेशन आप राइट हैंड साइड पे अप्लाई कर रहे हैं वही ऑपरेशन आपने लेफ्ट हैंड साइड पे भी अप्लाई करना होगा, वरना आप इस इक्वलिटी का सिंबल नहीं लगा सकते। एफ वाई यहाँ से आ जाएगा, इसके साथ खत्म हो जाएगा, एफ वाई आ जाएगा स्क्वायर रूट एफ स्क्वायर माइनस एफ एक्स स्क्वायर गाइस, ठीक है। और यहाँ से हमें मिल जाएगा एफ वाई इज इक्वल टू, एफ का मैग्नीट्यूड कितना है 5 न्यूटन, और 5 न्यूटन का मैं अगर स्क्वायर ले लूँ तो वो आ जाता है 25 न्यूटन स्क्वायर, माइनस एफ एक्स कितना है वो 3 न्यूटन, और 3 न्यूटन का मैं स्क्वायर ले लूँ तो 9 न्यूटन स्क्वायर आता है, और उसके ऊपर क्या है गाइज, रूट है। यहाँ से आगे हमारे पास आ जाएगा गाइज, देखें 25 न्यूटन स्क्वायर से 9 न्यूटन स्क्वायर गया तो हमारे पास रह गया 16 न्यूटन स्क्वायर, और 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है गाइज, 4 होता है, और न्यूटन स्क्वायर का न्यूटन होता है। इसका मतलब ये हुआ गाइज कि ये जो वो एफ वाई मांग रहा था वो हमें 4 न्यूटन मिल गया, और यही है हमारे क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं गाइज, जो इधर जिसका मैंने ड्रा किया हुआ है डायग्राम, और उस पर समझने की कोशिश करते हैं। देखें गाइज, मैं क्वेश्चन को रीड कर लेता हूँ। A meter stick is supported by a knife edge at the 50 centimeter mark. Arif hangs meshes of 0.40 kg and 0.60 kg from the 20 centimeter and 80 centimeter marks respectively. Where should Arif hangs a third mass of 0.30 kg to keep the stick balanced? देखें आरिफ एक लड़का है, उसने एक स्टिक लिया हुआ है, ठीक है। उस स्टिक के सेंटर के ऊपर यानी कि 50 सेंटीमीटर मार्क के ऊपर उसने एक निफ के साथ उसको रखा हुआ है, ठीक है। ये वो स्टिक पड़ा हुआ है। अब ऐसा करने के बाद वो 2 मैसेज लेता है। एक मैस जो है वो है 0.40 kg, वो इस ओरिजिन से 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर लगाता है, और दूसरा मैस जो है वो है 0.60 kg, जो कि किधर लगा रहा है गाइज, वो लगा रहा है 80 सेंटीमीटर के डिस्टेंस के ऊपर यहाँ से, ठीक है। अब ऐसा करने से ये मैस जो होगा, ये जो सिस्टम होगा, ये इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा, अगरचे आपको इक्विलिब्रियम में नज़र आ रहा है। अब इसको इक्विलिब्रियम में लाने के लिए या बैलेंस में लाने के लिए उसने एक मैस को और यूज़ करना है, और वो मैस है 0.30 kg। तो अब वो किधर लगाएं वो मैस कि ये सिस्टम बैलेंस हो जाएगा इस, ठीक है। यहाँ पर मैंने ये वाला पॉइंट लिया हुआ है, और ये मैंने जानबूझ कर लिया हुआ है गाइस, और उसकी वजह भी है, मैं आपको वजह बता रहा हूँ गाइस, ठीक है। मैंने ये वाला पॉइंट लिया हुआ है कि वो इधर लगाएं मैस को इधर लगाएं तो ये सिस्टम बैलेंस हो जाएगा गाइस। अब मैं थोड़ा सा मैथमेटिकली वर्क करूँगा, और मैथमेटिकली वर्क मुझे बताएगा कि आपने ये जो पॉइंट सजेस्ट किया है ये ठीक है या नहीं है। अगर नहीं है तो फिर कौन सा वाला ठीक है, ये हमें मैथमेटिक्स बताएगा गाइज, ठीक है। तो यहाँ पर सॉल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं गाइज। यहाँ से हमने सॉल्यूशन स्टार्ट किया हुआ है, तो अब देखें गाइज, वो पोजीशन का पूछ रहा है, तो हमने सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लगाना है गाइज, ठीक है। सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है गाइज, कि जितने भी टॉर्क सिस्टम पर एक्ट कर रहे हैं उन सब का वेक्टोरियल सम क्या आना चाहिए गाइज, उन सब का वेक्टोरियल सम आना चाहिए गाइज 0 के बराबर। तो ये कंडीशन यहाँ पर अप्लाई होगा, और अब हम देखेंगे कि हमारे सिस्टम के ऊपर कितने टॉर्क्स एक्ट कर रहे हैं गाइज, ठीक है। तो सबसे पहले उसको देखते हैं गाइज, ठीक है। ये जो मैस है M1 0.60 kg गाइज, ठीक है। ये डाउनवर्ड एक फोर्स इसकी मैस की वजह से लग रहा है, जो कि इस मैस मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बराबर होगा गाइज, ठीक है। और इस पिवट पॉइंट के यानी कि यहाँ पर वो क्या करेगा, रोटेशन को अक्कर करेगा, यानी कि टॉर्क इसकी वजह से है, और वो कौन से डायरेक्शन में होगा गाइज, वो डायरेक्शन में होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और क्लॉकवाइज को हम लेते हैं नेगेटिव साइन में, यानी कि मैस 1 की वजह से जो टॉर्क है वो है T1, और उसको मैंने नेगेटिव लिया है, वजह ये है कि वो क्लॉकवाइज है। मैस 2 को मैंने यहाँ पर सजेस्ट किया हुआ है मैथमेटिकली वर्क किए बगैर, तो इसकी वजह से जो टॉर्क होगा गाइज वो भी क्या होगा, वो भी एंटी क्लॉकवाइज होगा, और ये कौन सा मैस है, मैस 3 है, तो इसकी वजह से जो टॉर्क होगा वो भी नेगेटिव होगा गाइज, ठीक है। और यहाँ पर अब
यहाँ से टार्क हो गया। अब यहाँ से ये जो M2 है इसकी वजह से जो टार्क प्रोड्यूस होगा गाइज वो एंटी क्लॉकवाइज, इन दोनों की वजह से क्लॉकवाइज नेगेटिव, इसकी वजह से जो होगा यानी कि ये नीचे आएगा तो ये जो स्टिक है ये ऊपर इस तरह जाएगा, तो ये इस तरह एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। और एंटी क्लॉकवाइज जो टार्क होता है उसको हम कन्वेंशनली क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं गाइज, ठीक है। और ये आ जाएगा टॉर्क 2 इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, सब के सब क्या आना चाहिए गाइज, सबका वेक्टोरियल सम 0 के बराबर आना चाहिए गाइज, ठीक है। अब देखें हमें क्या चाहिए गाइज, हमें वो पोजीशन चाहिए जहां पर हम मिस्त्री को लटका सके और हमारा सिस्टम बैलेंस हो सके गाइज, ठीक है। यानी कि हमें जो चीज़ चाहिए वो T3 में छुपा हुआ है गाइज, ठीक है। तो T3 को इस साइड पर छोड़ लेते हैं और T2 को उस साइड शिफ्ट कर लेते हैं, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा गाइज T माइनस T3 अपनी जगह पर रह गया इज इक्वल टू, ये इस साइड आ गया, ये टार्क 1 पॉजिटिव हो गया और ये उस साइड चला गया, ये क्या हो गया गाइज, ये माइनस हो गया गाइज, ठीक है। अब देखें इसके साथ माइनस है तो माइनस को भी खत्म कर लेते हैं गाइज, ठीक है। तो माइनस को खत्म करने के बाद क्या होगा गाइज, इसको अगर मैं -1 के साथ मल्टीप्लाई करूं तो टा3 इज इक्वल टू, इसको -1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो जाएगा गाइज, ये माइनस हो जाएगा और ये वाला प्लस हो जाएगा, यानी कि टा2 को मैं पहले लिखता हूँ और -टा1 को मैंने बाद में लिख लिया गाइज, ठीक है। अब हमारा सिस्टम हो गया थोड़ा सा सिंपल। अब हम क्या करते हैं गाइज, इनकी वैल्यूज पुट करते हैं कि टा3 कितने के बराबर होगा, टा2 कितने के बराबर होगा और टा1 कितने के बराबर होगा गाइज, ठीक है। तो देखें गाइज ये जो टा3 है, इस टा3 पे आप गौर करें, ये तो वो टार्क है जो M3 की वजह से लग रहा है और उसको मल्टीप्लाई करके G के साथ और R3 की, यानी कि टार्क क्या होता है, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड मूवमेंट आर्म, यानी कि इसका फोर्स आ गया वेट और मल्टीप्लाई बाय मूवमेंट आर्म, ये चीज़ हमें पता है, ये पता है, ये हमें चाहिए गाइज, ठीक है। और इज इक्वल टू टा2 हमारे पास क्या है, टा2 हमें मिलेगा M2 से मल्टीप्लाई बाई जी और यहाँ से हमें R2 पे अब गौर करना है कि ये R2 क्या है गाइज। अब देखें ये जो R2 हमारे पास है ये तो मूवमेंट आर्म है मेस2 का, और वो कितना है गाइज, अब देखें यहाँ से यहाँ तक 20 सेंटीमीटर है और यहाँ से यहाँ तक 50 सेंटीमीटर है, यानी कि ये फोर्स इस पॉइंट पे लग रहा है, इस पॉइंट से पिवट पॉइंट तक का कितना डिस्टेंस है गाइज, देखें अब तो यहाँ से यहाँ तक 50 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 20 सेंटीमीटर, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा गाइज, ये वाला हो जाएगा 30 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। और ये मूवमेंट आर्म है किसके लिए गाइज, मेस2 के लिए, यानी कि R2 जो हमारे पास है वो कितना है गाइज, वो इसको मैं R2 यहाँ पर पुट करता हूँ और वो हमारे पास 30 आ जाएगा गाइज, ठीक है। माइनस टा1